वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जहांगीर और आज मैं आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो स्कीम है जहां पर इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल्स को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। उसी स्कीम के अंतर्गत आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसके अंतर्गत मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्कीम के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दी है कि आप इस स्कीम के अंतर्गत कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है और इस स्कीम का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कीम क्यों रखा गया, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूंगी और उस वीडियो के नीचे ही मुझे काफी सारे कमेंट आए थे, उसके साथ ही मुझे कॉल भी आए थे कि मैडम हमको फॉर्म भरने में समझ में नहीं आ रहा कि कौन से ब्लॉक में कौन से इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, तो प्लीज इससे रिलेटेड हमारे लिए एक वीडियो लेकर के आइए जिससे कि हम ये अंडरस्टैंड कर सके कि फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल यहाँ पर हमने फिलअप करनी है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और आप सभी के लिए है कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्कीम के अंतर्गत किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिंक भी मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूंगी। उस पुराने वीडियो में मैंने लिंक मेंशन करी हुई है कि आप कहां पर जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पर्टिकुलर एड्रेस भी दिया हुआ है कि आप इस फॉर्म को कहां पर जो है पोस्ट करना है, बाय पोस्ट करना है, कैसे करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है उस फॉर्म में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि यहाँ पर आप कैसे इस फॉर्म को फिलअप करें। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से थोड़ी सी चीजें याद दिला देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि इस स्कीम के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए मिलते हैं जो भी इंटरकास्ट मैरिज करता है। इंटरकास्ट मैरिज का बेसिकली आपको मतलब पता होगा कि यदि कोई भी जो है अपनी कास्ट को नजरअंदाज करते हुए यदि कोई व्यक्ति शादी करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो उसे इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि लड़की एससी कैटेगरी की है और लड़का यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का है तो ये इंटरकास्ट मैरिज कहलाती है, यानी कि अंतर जातीय विवाह कहलाता है और ये दोनों जो है इस स्कीम का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है जब आप ये फॉर्म डाउनलोड करोगे तब। एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर आप जब समझेंगे तो यहाँ पर कुछ 6 कंडीशंस दी हुई है, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन ये लिखी हुई है कि यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल्स जो है यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें से एक जो है कपल, एक जो स्पाउस होना चाहिए वो एससी कैटेगरी का होना चाहिए। यदि लड़का और लड़की दोनों एससी कैटेगरी के हैं तो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। यदि कोई एक एससी का है और दूसरा एसटी का है तो बिल्कुल इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यदि एक एससी का है, ओबीसी का होना चाहिए दूसरा, तो बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी एक जो है यहाँ पर एससी कैटेगरी का होना चाहिए। ये यहाँ पर है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो उन दोनों की शादी होनी चाहिए वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और यदि मान लो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है तो यहाँ पर उनकी शादी जो है अदर एक्ट यानी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके अंतर्गत उनकी मैरिज को रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। यानी कि यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट भी जरूरी है, यानी कि दोनों की मैरिज जो है यहाँ पर सर्टिफाइड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। थर्ड यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये बात करता है कि ये जो है ना क्या बोलते एक सेपरेट सर्टिफिकेट लगाना है। एनेक्चर 1 में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें आपको दोनों को मतलब ये सर्टिफाई करना होता है कि यस मैं जो है एससी कैटेगरी का बिलोंग करता हूँ और मैं जो है वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ। तो इस तरीके से वो एक एनेक्चर फॉर्म है, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, वो यहाँ पर फिलअप करना जरूरी होता है। यहाँ पर फोर्थ जो कंडीशन है वो ये लिखा हुआ है कि सेकंड मैरिज में इस स्कीम का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते हैं दोनों की, लड़का और लड़की दोनों की यहाँ पर जो है पहली मैरिज होनी चाहिए। यदि किसी की सेकंड मैरिज है और वो ये छुपा करके इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाते हैं, तो यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी की नजरों में यहाँ पर धूल मत झोंकना, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सच सच बताना, और दोनों यदि लड़का और लड़की की फर्स्ट मैरिज है तो ही इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड मैरिज है, आपने फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब यहाँ पर जो फिफ्थ कंडीशन है वो ये दी हुई है कि यहाँ पर अब इस स्कीम के अंतर्गत कौन अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साल भर के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी 2020 में हुई थी तब आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। यदि आपकी शादी अभी 2023 में हुई है तो आप 2024 तक इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको इसका फॉर्म भरना होता है।
अब यहाँ पर जो है सिक्स्थ कंडीशन ये लिखी हुई है कि यदि किसी कपल में से, दोनों में से कोई भी कपल में से यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी तरीके का उसने बेनिफिट अवेल कर लिया है, यानी कि कोई स्कीम के अंतर्गत उसे पहले ही पैसे मिल चुके हैं, तो यहाँ पे ये जो 2.5 लाख रुपए है उसमें से इसको रिड्यूस कर दिया जाता है और फिर रिमेनिंग अमाउंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी 50,000 रुपए मिल चुके हैं, तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए कम हो जाएंगे और आपको इस स्कीम के अंतर्गत केवल और केवल 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टोटल 6 कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया हुआ है, यदि मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी तो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लेना, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब आप इसी फॉर्म के अंतर्गत यदि आप नीचे जाते हो ना, तो आपको यहाँ पर सबसे जो ये टोटल 6 पेज का है, तो आपको यहाँ पर चौथे पेज से ही एप्लीकेशन फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा और इस तरीके का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे फिर आपको इसका क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको एक एक डिटेल एकदम सावधानी से भरनी है। आप सबसे पहला यहाँ पर जो है ब्लॉक वो ये कहता है कि आपको नाम, एड्रेस विद पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है हस्बैंड और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है वाइफ। तो इस कॉलम में सारे जो है हस्बैंड की डिटेल आएगी और यहाँ पर जो है वाइफ की डिटेल आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम जैसे अंशु है और जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर खुशबू है, तो मैं यहाँ पर खुशबू लिखूंगी और यहाँ पर अंशु लिखूंगी और नीचे यहाँ पर एक लाइन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा विद पिन कोड। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों का यहाँ पर एड्रेस आएगा और दोनों को पिन कोड के साथ में यहाँ पर एड्रेस लिखना है। सेकंड जो है वो बात करता है डेट ऑफ बर्थ की, कि आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ लगानी होगी। डेट ऑफ बर्थ बेसिकली यहाँ पर लिखनी होगी। मान लो यहाँ पर 1990 का बर्थ है और यहाँ पर 1991 का बर्थ है, तो वो पूरा यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट और मंथ के हिसाब से लिखना होगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो इसके लिए आप या तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हो, तो बेसिकली यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की यहाँ पर बोली हुई है, तो आपको जो है 10th की मार्कशीट लगानी है। सीनियर सेकेंडरी की नहीं बोली हुई तो 12th की नहीं लगानी है। यहाँ पर 10th की मार्कशीट से ही आपका आइडेंटिफाई होगा कि आपकी एज क्या है। अब कई बार ऐसा होता है कि कपल्स में से एक कपल जो है वो कम पढ़ा लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप अपनी जो है वो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है आप उसको भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड आपका डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। थर्ड यहाँ पर ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पर जो है फोर्थ डॉक्यूमेंट वो क्या बात करता है कि आपको यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता है कि एक जो है वो एससी कैटेगरी का बिलोंग करेगा और दूसरा जो है नॉन एससी कैटेगरी का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड यहाँ पर एससी कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पर मुझे एससी लिखूंगी और यहाँ पर जो है मैं ओबीसी लिखूंगी। अब यहाँ पर दोनों का जो है सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है, नहीं तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो ओबीसी को। तो फोर्थ कॉलम में आपको अपनी कास्ट लिखनी है। अब यहाँ पर जो है फिफ्थ कॉलम वो ये बात करता है कि आपकी फर्स्ट मैरिज है या सेकेंड मैरिज है, वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। अब वो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके साथ में आपको जो है एक एफिडेविट भी लगाना होता है। एफिडेविट आप मिनिमम 50 रुपए का लगा सकते हो, मैक्सिमम आपको 100 रुपए का भी लगा सकते हो। तो मिनिमम लेकिन आपको जो है 50 रुपए का लगाना होता है एफिडेविट। आपको एफिडेविट में लिखना होता है, लड़के का भी एक अलग से एफिडेविट लगेगा, इसके साथ ही लड़की का भी एक अलग से एफिडेविट लगेगा कि मेरी ये जो है वो पहली शादी है। इस तरीके से आपको एफिडेविट लगाना होता है। सिक्स्थ जो है डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ मैरिज मेंशन करनी होगी। ये पूरा एक ही कॉलम है। डेट ऑफ मैरिज की आपकी कौन से साल में, कौन से मंथ में और कौन सी तारीख को यहाँ पर आपकी शादी हुई है। अब यहाँ पर जो है सातवां डॉक्यूमेंट वो है वो ये है कि आपको ये जो है आप कब इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हो। आपकी मैरिज आपने ऑलरेडी लिख दी। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने आज फॉर्म फिलअप करा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि 28 मार्च 2023 को मैंने यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पर जो है आपको डेट मेंशन करनी है। तो इस तरीके से आपको ये जो 7 चीजें 7 कॉलम तक मैंने बता दिया कि 7 कॉलम में आपको डेट मेंशन करनी है आपकी इस फॉर्म को फिलअप करने की। अब बात करते हैं 8वें कॉलम की। तो 8वें कॉलम में ये लिखा हुआ है कि वेदर द मैरिज इज वैलिड एज पर द लॉ। जो 1995 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत आपकी मैरिज वैलिड है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो यहाँ पर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन, जब आपके पास जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है बेसिकली। इसके साथ ही आपको अटैच करना है मैरिज सर्टिफिकेट को।
नाइन्थ यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वो एनेक्सर 1 का लिखा हुआ है। एनेक्सर 1 इसके जस्ट नीचे वाले फॉर्म में है, वो अपन नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर एनेक्सर को यहाँ पर आपको बताना होता है, पूरा फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि यस और नो कि आपने भाई एनेक्सर करा है, कि एनेक्सर को फिल किया है कि नहीं फिल किया है, यहाँ पर लिखना है आपको। अब यहाँ पर 10th जो है वो ये लिखा हुआ है कि आपने कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी किसी भी स्कीम के तहत कुछ पैसा मिला है या नहीं मिला है, वो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। अब यहाँ पर लिखना है कि आपने लिया है तो आपको यस लिखना है, और यदि आपने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है तो नो लिखना है। यदि आपने यस लिखते हो तो यहाँ पर लिखना भी है कि कितना रुपए आपने लिया है और कितना रुपए नहीं लिया है। अब यहाँ पर जो 12वां डॉक्यूमेंट है वो आपका ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, वो भी किस बैंक में, एसबीआई बैंक के अंतर्गत होना चाहिए। जब आपको बैंक अकाउंट खोल के देता है तो आपकी पासबुक देगा, तो पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसकी भी आपको फोटोकॉपी अटैच करनी है। यहाँ पर 13 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना होता है। कोई भी एमपी एमएलए, आपके जिस एरिया में रहते हो आपका एमपी एमएलए कोई भी हो, उससे एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना होता है कि ये दोनों जो है वो शादी करी हुई है इन दोनों की, और इन दोनों ने इस वक्त शादी करी थी और अब ये दोनों इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर जो है एमपी या एमएलए से प्राप्त करना होता है। यहाँ पर बीच में एंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक आपको डेप्यूटी कमिश्नर हो गया या फिर आपका जो है कलेक्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, इनसे भी आपको एक जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। तो यहाँ पर टोटल 2 रिकमेंडेशन लेटर लगते हैं, एक एमपी एमएलए का और एक यहाँ पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का या फिर डीएम का, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। इन तीनों में से किसी का भी आपको चल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल जो है 13 आपको मैंने बताया कि आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है। आपने यदि एमपी एमएलए से किससे लिया है तो यहाँ पर आपको एमपी लिखना है, फिर एमपी के बाद में यहाँ पर आपको उनका नाम भी मेंशन करना है कि ये एमपी है और यहाँ पर इनका नाम है। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया तो यहाँ पर डीएम लिखोगे और डीएम का यहाँ पर नाम लिखोगे कि आपने इनसे रिकमेंडेशन लेटर लिखा हुआ है, और वो रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पर आपको अटैच करना है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। यहाँ पर हस्बैंड के साइन होंगे और यहाँ पर वाइफ के साइन होते हैं। तो सिर्फ ये एक ही फॉर्म है, ज्यादा कोई बर्डन नहीं है। ये पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद भी जैसे कि आपको 9th पॉइंट में लिखा हुआ था एनेक्सर 1। अब एनेक्सर 1 यहाँ पर जो है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये है इंग्लिश का, और इसके जस्ट नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 6 नंबर पे हिंदी का। शायद इसमें नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ पे पहले देखा था उसमें हिंदी में भी था। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ये तो ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोडेड नहीं है, तो आप दूसरी वेबसाइट से करोगे, तो ओरिजिनल वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो ये जो एनेक्सर 1 है, यहाँ पर नॉर्मल सी डिटेल फिलअप करनी है कि यहाँ पर कौन सा व्यक्ति जो है वो ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसको तो उसकी डिटेल आएगी यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ऐसी कैटेगरी की हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम लिखूंगी और यहाँ पर डॉटर ऑफ, यहाँ पर मेरे फादर का नाम आएगा और यहाँ पर मैं किस एरिया की मैं रहने वाली हूँ। इस तरीके से सेकंड जो है मेरे हस्बैंड का लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो मान लो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उनका यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा सन ऑफ, और यहाँ पर उनका एड्रेस लगाना होगा, और नीचे जो है यहाँ पर साइन होंगे दोनों के। यहाँ पर साइन होते हैं डीएम के या डीसी के या फिर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर साइन लगाने होते हैं इन सबके। और ये एनेक्सर आपको जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके फिर आप इसको फिलअप करके ये 2 फॉर्म यहाँ पर आपको लगाने होते हैं। पहला तो ये हो गया और सेकंड हो गया एनेक्सर 1। इसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे आपको बताए हैं, ये कुछ 8-10 डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो वीडियोस में आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, और टाइम से यदि आप लगाओगे 1 साल के अंदर अंदर तो बिल्कुल आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी एक स्कीम है जिसका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कीम, जिसमें इंटरकास्ट मैरिज करने वाले व्यक्तियों को इसका बेनिफिट दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। और अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।